सुबह की 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। अमित शाह राज्य के दौरे पर, पार्टी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। पार्टी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने की बलात्कार रोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजने पर मुख्यमंत्री की आलोचना। साथ ही कमियों को छिपाने के लिए लोगों को गुमराह करने को लेकर लगाई फटकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज और गुजरात में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का दमखम। कपिल परमार ने कल पैरा जूडो में दिलाया कांस्य पदक। भारत ने अब तक 25 पदक जीते। पुरगातल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले बने विश्व के पहले फुटबॉलर। क्रोएशिया के खिलाफ नेशंस लीग में किया करियर का 900वां गोल। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। जनादेश में सबसे पहले बात आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज से राज्य के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत चुनाव अभियान के साथ करेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। बाद में शाम को वह पार्टी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे। शनिवार को अमित शाह का एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि जम्मू से अमित शाह के अभियान की शुरुआत का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उनके कल्याण और विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना है। राज्य में आपको बता दें कि 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार हैं, तो साथ ही जाट समाज से भी 13 नेताओं पर पार्टी ने दांव लगाया है। जातीय गणित के साथ ही बीजेपी ने अपने साइलेंट वोटर महिला वोट बैंक का भी पूरा ध्यान रखा है। हालांकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद बीजेपी के कुछ नेता नाराज भी दिख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी रण में सभी दल सोच समझकर प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। बुधवार को जारी बीजेपी की 67 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरों और युवाओं को मौका दिया गया है। बीजेपी ने हरियाणा के प्रत्याशियों की पहली सूची में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश दिख रही है। महिलाएं बीजेपी की मजबूत वोट बैंक हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं पिछड़े वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए 14 टिकट पिछड़े समाज से आने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं, जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनी सबको जगह मिली है। दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वाल्मीकि, धानुक, बावरिया और बाजीगर के साथ जाटव समाज को भी इस लिस्ट में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बनिया, बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत और जाट सिख को भी पहली सूची में जगह दी गई है। किसान, गरीब, नारी और युवा, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के जो सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के आधार के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के कि सरकार ने मजबूती से काम किए हैं, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। हालांकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद कुछ बीजेपी के नेता नाराज दिख रहे हैं। कुछ ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची भी नहीं जारी कर पा रही है। इसकी बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी राज्य में 90 में से 10-11 सीट की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 या 7 देने को तैयार है। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में भी कांग्रेस के भीतर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को लेकर आंतरिक मतभेद थे। 2024 लोकसभा चुनावों में पंजाब को छोड़ अन्य राज्यों में सहमति की कोशिश हुई थी और अब हरियाणा में भी गठबंधन को लेकर बयानबाजी चल रही है। दोनों दलों के संभावित गठजोड़ को लेकर बीजेपी हमलावर है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कांग्रेस के समय में घोटाले हुए, आम आदमी इस बात को लेकर के सत्ता में आई थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु दुर्भाग्य है एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले मिलाता है। फिलहाल जहां कांग्रेस और आप गठबंधन के बीच पेच फंसा है, वहीं बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जोर लगा रही है। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर अब पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। नियमानुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि विधेयक को मंजूरी देने पर निर्णय लेने से पहले तकनीकी रिपोर्ट भेजी जाए। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट रोकी है और विधेयकों को रोकने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया। राज्यपाल ने सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में अपना होमवर्क करने की नसीहत दी है। राज्यपाल ने साथ ही कहा है कि बंगाल विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित समान विधेयकों की नकल है। यह अच्छी तरह जानते हुए कि इनमें से कुछ विधेयक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ममता बनर्जी केवल बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही है। राज्यपाल ने पीड़ित के माता पिता की भावनाओं की अनदेखी करते हुए ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की राजनीतिक चालों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सीवी आनंद बोस ने टिप्पणी की है कि यह आधी सच्चाई पर चलने वाली आधी बुद्धि की सरकार लगती है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने छापे मारे हैं। और आपको बता दें कि संदीप घोष और उससे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर ईडी इस समय छापे मार रही है और कोलकाता और उसके पास करीब 6 जगहों पर ईडी के छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि ईडी लगातार वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई पूछताछ कर रही है और अब ईडी ने करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, ईडी की सख्त कार्रवाई कही जाए इसको, 6 जगहों पर छापेमारी की गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष। देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई तो इस पूरे मामले में जांच कर ही रही थी, लेकिन अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 जगह हैं जहां पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। ईडी के करीब 100 के करीब लोग हैं
जो अलग अलग टीम बनाकर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जिस तरीके से आरजी कर्क मेडिकल कॉलेज में करप्शन का खेल खेला गया, और आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में लगातार रेनोवेशन के नाम पर अलग अलग तरीके से वहां पर जो करप्शन है वो देखने को मिला था सामने। सीबीआई ने इसमें एक मामला भी दर्ज किया था और सीबीआई ने भी कई लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ भी करी थी। अब ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी हुबली और हावड़ा में पहुंची है। वहां पर जो संदीप घोष है उनके कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर भी ईडी की जो टीम है वो मौजूद है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। जी नीरज, देखा जाए अगर पीछे थोड़ा सा चलें तो इससे पहले वित्तीय अनियमितताओं को देखने के लिए एसआईटी का गठन किया था, फिर एसआईटी को हटा के ईडी अब इस पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि सीबीआई जहां एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से रेप और हत्या की मामला हुआ 8 से 9 अगस्त के बीच में उस पर कार्रवाई कर रही है, तो यहाँ ईडी वित्तीय अनियमितताएं यानी कि भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए उस पर जांच कर रही है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि सीबीआई हत्या और रेप का जो मामला है उसमें तो जांच कर रही है। सीबीआई करप्शन के मामले में भी जांच कर रही है। सीबीआई ने करप्शन का भी एक मामला दर्ज किया था और उस करप्शन के मामले में छापेमारी की भी कार्रवाई करी थी। और सीबीआई का ये कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से टेंडर दिए गए, जिस तरीके से रिनोवेशन के नाम पर वहां करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ, उसको लेकर सीबीआई ने कार्रवाई की। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी के करीब 100 के करीब लोग हैं जो अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं, जिसमें संदीप घोष के घर पर भी टीम पहुंची है। इसके अलावा संदीप घोष के जो करीबी रिश्तेदार हैं जो हावड़ा और हुबली में रहते हैं, वहां पर भी ईडी की जो टीम है वो पहुंची है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। हम कह सकते हैं कि संदीप घोष की जो मुश्किलें वो बढ़ती ही प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखें कि सीबीआई लगातार मामले की जांच कर रही है, ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जो कोर्ट है वो भी इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए है। पब्लिक का प्रेशर तो है ही है, वहां पर आप देख रही हैं लगातार किस तरीके से लगातार आंदोलन कर रही है। वहां की जो पब्लिक है न्याय मांगने के लिए अभी भी सड़कों पर मौजूद है। आपने देखा भी कि किस तरीके से आनन फानन में जो राज्य सरकार है वो अपनी नाकामी और प्रशासनिक नाकामी को छुपाने के लिए आनन फानन में एक बिल भी लेकर आई कि जो जनता है उसका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई, जिस तरीके से रेप किया गया, करप्शन का पूरा जो खेल है वहां पर खेला गया, यही कारण है कि आप देखें कि हमारी जो जांच एजेंसियां चाहे सीबीआई हो, ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। नीरज, इसमें भी कोई शक नहीं है कि डॉक्टर संदीप घोष पे कई संगीन अपराध जो हैं उसका आरोप लगा है, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा आरोप है, जिसमें कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्रग माफिया चल रहा था और कई सालों से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में डॉक्टर संदीप घोष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की गई, उनके करीबी रिश्तेदारों का आप अगर बैकग्राउंड देखें, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो मेडिकल कॉलेज में जो तमाम निर्माण किए गए या जो कंस्ट्रक्शन किए गए, उनमें उनकी जो भूमिका है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रही है। यही कारण है कि अगर आप देखें कि सीबीआई ने भी छापेमारी की कार्रवाई करी थी इनके करीबियों के यहाँ। अब ईडी भी इनके करीबियों के यहाँ पहुंची है कि किस तरीके से जितनी आपकी सैलरी थी उससे ज्यादा आपकी इनकम है, जिस तरीके से इन्होंने तमाम प्रॉपर्टियां खरीदी, जिस तरीके से इनके रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टियां खरीदी, तो ये तमाम जांच के घेरे में कि करप्शन का खेल लंबे समय से खेला गया और उसका जो फायदा है वो संदीप घोष और उनके करीबी जो लोग हैं उनको मिला है। यही कारण है कि आप देखें कि सीबीआई के बाद अब ईडी भी सक्रिय हो गई और लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ नीरज, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार हमलावर है कि डॉक्टर संदीप घोष को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी संरक्षण मिल रहा था। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा अगर खेल खेला जा रहा है, आप देखें कि एक बच्ची की रेप होता है, हत्या हो जाती है, उसके बाद भी आप देखें कितने समय तक पुलिस वाले हैं उनके माता पिता से मिलने नहीं देते हैं, उस बच्ची के तमाम जो सबूत हैं उसे मिटाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट जब हड़ताल पर बैठे होते सरकार के खिलाफ, किस तरीके से असामाजिक तत्व आते हैं उनकी हड़ताल को तोड़ने के लिए, उनके ऊपर जो पथराव है, उनके ऊपर जो हमला है वो कर देते हैं। लगातार आप देखें कि जिस तरीके से टीएमसी सरकार जो तमाम आरोपी हैं उनको बचाने के लिए जिस तरीके से खेल खेलती है, और ये कोई पहला नहीं है। आप देखें इससे पहले भी
कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध हुए। संदेश खाली हम लोगों के सामने उदाहरण है। सीबीआई जिसके मामले की जांच कर रही है, किस तरीके से उनके आरोपियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार लगातार सख्ती दे रही, और यहाँ पर भी ममता बनर्जी सरकार की जो भूमिका है वो सवालों में घिरती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो जनता है वो आंदोलन कर रही है, लगातार जो डॉक्टर लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। वो कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह की अनियमितताएं दिखाई जा रही हैं, जिस तरह की आप कहें कि जो व्यवहार दिखाया जा रहा है वो कतई सही नहीं है। और यही कारण है कि जो जनता है वो सड़कों पर उतरी है। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर रही हैं, लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि बैकफुट में ममता बनर्जी पहुंची हैं और वो एक आनंद फानंद में एक बिल भी लेके आई हैं, और उस बिल की तमाम टेक्निकलिटीज को लेकर जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जी, इससे पहले भी नीरज हमने देखा है कि जब सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी तो लगातार कई दिनों तक पूछताछ जारी रही, और जिस तरीके से उनका बयान लगातार आ रहे थे नीरज, तो कहीं ना कहीं वो बयान हर रोज बदले जा रहे थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना पड़ा, और उनसे अभी भी लगातार इस मामले में सीबीआई भी लगातार पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में ईडी का ये जो एक्शन है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जांच चल रही है रेप और मर्डर मामले की, दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी कई ऐसी घोटाले चल रहे थे भ्रष्टाचार से, जिसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है। देखिए, भूमिका बड़ी है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आप देखें कि जिस तरीके का करप्शन वहां पर किया गया, जो तमाम जो निर्माण किए गए, जो तमाम सामग्री मंगाई गई, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट वहां पर मंगाए गए, पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहां पर जो कार्य किया गया, आपने देखा भी होगा कि पीडब्ल्यूडी के जो तमाम अधिकारी हैं उनको सम्मान भी किया था सीबीआई ने। इसके अलावा वहां पर जब जब टेंडर निकले थे, उन टेंडरों में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या वो टेंडर सही तरीके से दिए गए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और निश्चित तौर पर बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने लंबे समय से करप्शन का खेल नहीं खेला जा सकता। कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है और जो सरकार के तमाम जो नेता हैं उनकी भूमिका रही होगी। अब चूंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी इस मामले में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि संदीप घोष और उनके करीबियों, आपने सही कहा कि संदीप घोष लगातार सीबीआई के सामने बयानों को भी बदलता रहा, क्योंकि बयान बदलना बार बार ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस खेल में वो अकेला शामिल नहीं हो सकता। इस खेल में उसके और कई सारे साथी होंगे, कोई राजनीतिक उसको संरक्षण मिला होगा, तभी वो इस तरह के बयान लगातार बदल रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हमारी दोनों जो जांच एजेंसियां, चाहे हम सीबीआई की बात करें या फिर हम ईडी की बात करें, दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगी, और जल्द ही इस पूरे मामले में जो जो लोग शामिल होंगे वो कानून के कटघरे में खड़े होंगे। बिल्कुल नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत में आयोजित होने वाले जल संचय जन भागीदारी पहल कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है, और यह समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करना है। और अब खबरें मौसम से जुड़ी हुई, जहां देश भर के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है, वहीं उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और नैनीताल जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और टिहरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात गुजरात की करें तो गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने वलसाड, नवसारी, सूरत, भावनगर, अमरोली, साबरकांठा, महसाणा, बनासकांठा, पाटन और कच्छ में येलो अलर्ट के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां जनजातियों के नाम पर पृथक राज्य बना झारखंड 24 सालों बाद भी उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। इसकी बानगी झारखंड के संताल परगना अंतर्गत पहाड़ी जनजातीय बहुल
बड़ा कुड़िया गांव में देखने को मिली, जहां खाट पर मरीजों को स्लाइन चढ़ाने की तस्वीर सारे दावों को झुठला रही है। झारखंड का संथाल इलाका मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, फिर भी इस इलाके के जनजातीय समाज को विकास की किरण पहुंचने का इंतजार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो तंत्र की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है कि आखिर जिस सोच और उद्देश्य के साथ यह राज्य बना था वह कहां गौन हो गया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल गांव बड़ा कुड़िया में अब भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। बरसात में जब इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ा तो तंत्र की हवा-हवाई बातें और दावे खाट पर नजर आए। दरअसल इस इलाके में कई लोगों को डायरिया से पीड़ित होने की सूचना के बाद मेडिकल टीम गांव पहुंची। कुछ व्यवस्था नहीं हो सका तो मरीजों को खाट पर ही लिटाकर सलाइन चढ़ाई गई। संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी लिट्टीपाड़ा पहुंचे और डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। अभी 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, वो नियंत्रण में है, स्थिति काफी नियंत्रण में है। मौके पर जिले के सिविल सर्जन मंटू कुमार टेकरीवाल भी मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरह असहाय नजर आए। उनको भी लगता है कि इलाके में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। एक परेशानियां ये है कि हमारे सिर्फ इतना ही कर देने से सारे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। उनको स्वच्छ पानी की जरूरत है। जब तक स्वच्छ पानी का अगर उपयोग ना किया जाएगा तो ये डायरिया का प्रॉब्लम जो है जड़ से नहीं खत्म होगा। इस अव्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष और स्थानीय नेताओं के निशाने पर है। पहाड़िया नेता शिवचरण माल्टो ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने जनजातीय समुदायों से मुंह मोड़ लिया है। आदिवासी पहाड़िया हो संथाल हो मरने के लिए छोड़ दिया गया है और उसका इलाज का कोई जरूरत उसको महसूस नहीं हो रही है। यह सरकार की नाकामी है और सीधा मैं आरोप लगा सकता हूँ कि संथाल और पहाड़िया को इसी तरह मरने के लिए हेमंत सरकार ने ठान रखी है। इस मर्ज के पीछे का राज और वजह यह है कि यहाँ घोर जल संकट भी व्याप्त है और स्थानीय लोग मीलों चलकर दूर दराज के क्षेत्रों से पीने का पानी लाने को विवश है। पानी की जुगाड़ करना इलाके की महिलाओं के दिनचर्या का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में बिजली का संकट भी है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि हर महीना बिजली के लिए उनसे अवैध वसूली भी की जाती है, फिर भी उन्हें अंधेरा ही नसीब है। लाइन तो 1 महीने से ज्यादा हो रहा है सर। किस अधिकारी को भी हम लोग बात करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। 1 महीना से लाइन नहीं है, तो हम लोग जो गांव वाला लाइन काहे नहीं आ रहा है, नहीं उधर काट गया तो जो जुड़वाने वाला बोला देखो 50 टका करके चंदा भेजा करके लाओ, तो चंदा भेजा करके दे दिया और अभी तक लाइन का पता नहीं है। झारखंड में आदिम जनजातियों के विकास और कल्याण के दावों के इतर हकीकत कुछ और है, जो कहीं न कहीं सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है। संथाल परगना के क्षेत्र में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था इस इलाके में जीवन पर संकट पैदा करता दिख रहा है। बीमारियों के समय वक्त पर इलाज जरूरी है, लेकिन यहाँ पर यह नामुमकिन नजर आता है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं ही यहाँ खाट पर है। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बढ़ते हैं आगे, खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स में खेलों के 9वें दिन भारत के कई खिलाड़ी मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले भारत 8वें दिन तक 25 मेडल अपने नाम कर चुका है। भारत के खाते में अब तक 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 6 सितंबर को उसकी कोशिश होगी कि वह इस संख्या को आगे बढ़ाए। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले भारतीय दल इस स्पर्धा में आज भी पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की सिमरन पहले राउंड में उतरेंगी। वहीं सिमरन के 100 मीटर T1 में चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया था। वहीं पुरुषों की जैवलिन में F54 वर्ग में दीपेश कुमार मैदान पर दिखाई देंगे। कायरिंग के भी हीट्स राउंड होंगे, जिसमें यश कुमार और प्राची यादव एक्शन में नजर आएंगे। भारत के जैवलिन थ्रोअर दीपेश कुमार भी मेडल पर दाव लगाएंगे। वहीं 400 मीटर में दिलीप गावित नजर आएंगे। पुरुषों के हाई जंप और महिला जैवलिन थ्रो में भी भारतीय खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे। दिन के आखिर में पुरुष शॉटपुट में भारत के 2 खिलाड़ी सुमन राणा और होक टू होटल हिस्सा लेंगे। पावर लिफ्टिंग में महिला अप टू 67 किलोग्राम फाइनल में कस्तूरी राजामणि हिस्सा लेंगी।
कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की है। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। ये पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले कपिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।